हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि हम फर्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि उनमें हमने पढ़ा कि डिफ़ॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफ़ॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, एनवायरनमेंट सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ह्यूमन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफ़ेक्ट हमने पढ़े। और डिफ़ॉरेस्टेशन के रीज़न क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ये भी हमने पढ़ा। और डिफ़ॉरेस्टेशन को हम कैसे मिटिगेट या रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3R कॉन्सेप्ट यूज़ करके, मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कॉन्सेप्ट। आज हम डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में डिफ़ॉरेस्टेशन की कंडीशन क्या है और डिफ़ॉरेस्टेशन का हिस्ट्री क्या है और डायनेमिक्स क्या है, ये आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कृपया नॉलेज स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डिफरेंट जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आप इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास इसकी पहुंच हो जाए। चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन इन इंडिया। डिफ़ॉरेस्टेशन इन इंडिया इज़ द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर फॉरेस्ट इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन एक वाइड स्प्रेड वी कैन से एक डिजीज़ है, एक बीमारी है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। और इट इज़ मेनली कॉज बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय द स्टेक होल्डर। कौन कौन है? फार्मर, रेंचेस, लोगर एंड प्लांटेशन कॉरपोरेशन। फार्मर जिनको एग्रीकल्चर क्रॉप उगाने के लैंड की आवश्यकता होगी, तो फॉरेस्ट एरिया को जो है ना काट करके, जंगलों को काट करके, एक जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके लिए जो है ना भोजन का निर्माण और फसलों का निर्माण जो है ना वो लैंड पर ही होगा, इसके लिए जंगल कटते जा रहे हैं। और रेंचेस जैसे कि जो चारागाह हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जो हमारे पशुओं को चराते हैं चरवाहे वो जंगलों की तरफ मूव कर गए हैं, जिससे वहाँ की जंगलों की कटाई और छटाई भी चालू हो गई है। लोगर जो कि पेड़ों की कटाई करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इंडस्ट्री के पर्पस, कंस्ट्रक्शन के पर्पस से भी। और प्लांटेशन कॉरपोरेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन वगैरह हैं, ये भी जो है ना जंगलों की कटाई के बाद एक एरिया का निर्माण किया जाता है, जो कि जहाँ पर प्लांटेशन का कार्य किया जाता है। इन 2009 इंडिया रैंक 10th वर्ल्ड वाइड इन द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट लॉस। जो भी फॉरेस्ट लॉस हुआ है उसमें इंडिया की रैंक 10th थी वर्ल्ड वाइड 2009 में। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्ल्ड एनुअल डिफॉरेस्टेशन एस्टिमेटेड एज 13.7 मिलियन हेक्टेयर। 2009 में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ था वो 13.7 मिलियन हेक्टेयर वर्ल्ड वाइड हुआ था। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की हिस्ट्री। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर मेन रीजन था, स्टार्टिंग हुआ जहाँ से डिफॉरेस्टेशन का स्टार्ट हुआ। तो डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड विद द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बट was exacerbated in 19th century when British commercial forestry operations destroyed the Indian forest mainly in western and southern area। लेकिन जो एक्सरबेट हुआ, जो एक बहुत ही स्पीड अप हुआ डिफॉरेस्टेशन 19th सेंचुरी में, मेनली ब्रिटिश के थ्रू हुआ। ब्रिटिश कमर्शियल फॉरेस्ट्री ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ, उन्होंने बेसिकली जंगलों को समाप्त किया वेस्टर्न और साउदर्न एरिया में फॉर द प्लांटेशन क्रॉप और टिम्बर और लोगर के लिए, ताकि जो है ना उनका इस्तेमाल किया जा सकते। डायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। जो फॉरेस्ट एक्ट था 1865 में, वो फर्स्ट एवर फॉरेस्ट पॉलिसी थी इंडिया में, जो कि पीरियड किसका था? ब्रिटिश इंडिया का पीरियड था। इन विच पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज वर एनकरेज टू क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जो फॉरेस्ट एक्ट 1865 था, उसमें लोगों को एनकरेज किया था जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे थे कि आप जंगलों की कटाई कीजिए और वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड का निर्माण कीजिए और फसलों की उगाई कीजिए। तो ये फॉरेस्ट एक्ट 1865 था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ टीक to Britain and also for laying railway
ट्रैक। जैसे हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर थे वो टी की कटाई की और जो है ना एक्सपोर्ट किया अपने देश ब्रिटेन में। और ये भी जानते हैं कि जैसे पहले जो रेलवे ट्रैक हुआ करते थे वो लकड़ियों के हुआ करते थे, जो कि आज आयरन के होते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने जंगलों की कटाई की रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। द एम ऑफ ब्रिटिशर्स इज़ टू गिव मोर एंड मोर रिवेन्यू फ्रॉम द फॉरेस्ट। द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स का एक ही पर्पस था कि हम जो फॉरेस्ट से, जंगलों से कितना अधिक से अधिक रिवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। Several causes supported deforestation including colonization, agriculture expansion, firewood collection, timber harvesting, extension of cultivation on slopes। ये कुछ एक प्रकार हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा, जैसे कि कोलोनाइजेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, कृषि भूमि को एक्सपेंड करना टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है। फायरवुड कलेक्शन, जैसे कि घरों के इस्तेमाल के लिए और वहाँ पर जो है ना फायरवुड या लकड़ियों के इस्तेमाल होता है, तो वो कलेक्शन के लिए भी पेड़ों की कटाई होती है। टिम्बर हार्वेस्टिंग जैसे हम पढ़ चुके हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। और कल्टीवेशन जो पहाड़ों पर हुआ उसको भी बढ़ाने के लिए, पहाड़ों पर जो एग्रीकल्चर लैंड की कमी वैसी होती है, तो पहाड़ों के स्लोप में जो जंगली एरिया था उसको समाप्त करके वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड का एक्सटेंड किया गया। इन द हिमालय रीजन, इंडियन हिमालयाज, डेब्रिस थ्रोन डाउन स्लोप ड्यू टू रेकलेस यूज़ ऑफ एक्सकेवेटर मशीन। वहाँ पर क्या होता है, अभी हम अगर पहाड़ों पर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ जंगलों की कटाई हो रही है और वहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। बेसिकली टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो चुका है और ये पहाड़ों पर कई जगह आप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन हैबिटेशन पहाड़ों पर भी देखें तो और कई जगह जो है ना बढ़ता जा रहा है, चूँकि रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड बढ़ती जा रही है। तो widening of road and making new roads has completely destroys wide area forest। जो रास्तों के निर्माण के लिए भी जो फॉरेस्ट की कटाई होती है और जो हमारे इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं और रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की कटाई उन पर जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। Rapid population growth and requirement of food for the growing population led to the large scale destruction of forest and extension of agriculture। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो उनकी रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो उनको फुलफ़िल कराने के लिए हमें जो है ना ज़्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इन लास्ट 25 ईयर लगभग 50 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफॉर्म इनटू एग्रीकल्चर लैंड। लास्ट 25 ईयर की अगर हम बात करते हैं, लगभग 2.5 डिकेड की, तो उसमें लगभग 50 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है ना एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो चुकी है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं क्या क्या रीज़न थे और उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में और उसके लॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब रिजल्ट क्या है उसका, डिफॉरेस्टेशन हैज़ अटेम्प्टेड टू लिव्स द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग बैट्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या अफेक्ट हुआ है, लाइव्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग बैट्स। जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है तो वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट लॉस होता है, तो वो जंगलों को छोड़कर जो है ना रिहायशी ह्यूमन सेटलमेंट एरिया में पहुंचते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मलेशिया का एग्जाम्पल है, जहाँ निपा वायरस फैला था, जो कि फ्रूट बैट होता है चमगादड़, उसकी वजह से फैला था। और रिसेंटली कोरोना के बारे में भी जानते हैं कि ये एक एनिमल बॉर्न डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ है। बेसिकली ये स्प्रेड हुआ है, कांटेक्ट है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, और चूँकि उनका हैबिटेशन लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली जो है ना डिफॉरेस्टेशन पे ही डिपेंड करता है। बर्ड लाइक स्पैरो, पिगन एंड क्रो आर बिकम रेयर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ हैबिटेट। जो आज हम स्पैरो, चिड़िया, पिजन और क्रो देखते हैं, बहुत सी जगह में देखा जाएगा कि वहाँ दिखाई नहीं देते, चूँकि उनका हैबिटेशन लॉस हुआ तो ये एक्सटेंट होने के कगार पर पहुँच गए। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इंडिया इज़ फेसिंग वाटर
वाटर प्रॉब्लम इन अर्बन सिटीज़ एंड इन विलेज। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फॉरेस्ट होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी में अंदर तक, जो पेरेंट रो के वहाँ तक पहुँचती हैं, तो और ब्यूरोस क्रिएट, मतलब छोटे छोटे छिद्र और होल क्रिएट करते हैं ताकि रेन वाटर उनके थ्रू, पोरस रास्तों के थ्रू होकर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाता है। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशन और वाटर स्कैरसिटी की कंडीशन हुई। जैसे हम देख चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडियन मेट्रो सिटी लाइक चेन्नई, दिल्ली, मुंबई वगैरह में पानी की इतनी समस्या, ये भी एक इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ही है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज आल्सो ए कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ग्रीन हाउस गैस का जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से चूँकि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया होता है कार्बन सिंक की तरह काम करता है। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना एनवायरनमेंट में परसिस्ट करेगी और एक्सटेंड ही होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर फ्रीक्वेंट साइक्लोन का प्रोडक्शन होगा, और जो है ना हमारे कोस्टल एरियाज हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह में, वहाँ पर तबाही मचाएंगे। तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन की वजह से है। जो लार्ज अभी रिसेंटली में तूफ़ान जो आया साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उसमें काफ़ी लोगों की जनमान धन की हानि हुई। इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफॉरेस्टेशन का क्या इफ़ेक्ट है और उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बढ़ेंगे जो रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल ऑप्शन और एनवायरनमेंट और ऐसे रिलेटेड टॉपिक होगा। तो अब तक इस लेक्चर के साथ हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।